दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और आज की तमाम छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। कवर्धा में केंद्रीय विद्यालय भिलाई में आईआईटी कैंपस का वर्चुअली लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जहां महाराजपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय भवन का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे भी मौजूद रहेंगे। 20 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से केंद्रीय विद्यालय भवन के साथ ही कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन भी तैयार किया गया है। केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण कार्यों की आधारशिला साल 2017 में रखी गई थी और मोदी इसी दिन भिलाई आईआईटी के नए कैंपस का भी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। वहीं अगर बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस बाबत मुलाकात की थी। हाल ही में भिलाई में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ के पहले आईआईटी का लोकार्पण 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जहां सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव ने इसकी डेट कंफर्म कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री और बड़े नेता आईआईटी परिसर में मौजूद रहने वाले हैं। धर्मांतरण के खिलाफ एक नया कानून छत्तीसगढ़ की सरकार लाने जा रही है, जहां 60 दिन पहले डीएम को जानकारी देनी होगी। दरअसल धर्मांतरण से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए जल्द ही एक नया कानून लाया जाएगा। विष्णुदेव सरकार शीघ्र ही धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने जा रही है, जहां बिल का ड्राफ्ट बनकर लगभग तैयार है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धर्मांतरण रोकने छत्तीसगढ़ सरकार नया कानून लाने जा रही है। विधानसभा के इसी सत्र में धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कि विदेशी फंडिंग के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी और इकोलॉजी को बर्बाद करने में जुटी हुई है। वहीं अगर बात करें प्रलोभन और लालच के माध्यम से शासन को बिना सूचना दिए धर्मांतरण किया जाता है और इससे समाज में विवाद और विद्वेष फैलता है। इस पर कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि कानून लाया जाए पर कानून के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना उचित नहीं होगा। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपनी समाधि ली। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक इस वजह से घोषित हुआ है। दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने शनिवार 17 फरवरी देर रात 2:35 पर अपना शरीर त्याग किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने पिछले 3 दिन से उपवास और मौन धारण कर रखा हुआ था। इसके पहले 6 फरवरी को उन्होंने मुनि योग सागर जी से चर्चा करने के बाद आचार्य पद का त्याग कर दिया था। उन्होंने मुनि समय सागर जी महाराज को आचार्य पद देने की घोषणा भी की थी। आचार्य विद्यासागर महाराज के शरीर त्यागने की खबर मिलते ही बहुत बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग डोंगरगढ़ पहुंचे और शनिवार को जहां दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित हुआ है। साथ ही देश भर से आचार्य श्री के शिष्य चंद्रगिरी पहुंच रहे हैं। व्यवस्था बनाने के लिए राजनांदगांव पुलिस भारी बल संख्या में तैनात है। मुनि श्री संभव सागर जी महाराज, समता सागर, महासागर जी महाराज, पूर्व सागर जी, निरामय सागर डोंगरगढ़ में ही है। महतारी वंदन योजना को लेकर अब तक 62 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी है। हालांकि ये टोल फ्री नंबर काम नहीं करता। 20 फरवरी तक फॉर्म जमा होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है और अब तक इस योजना के अंतर्गत 62 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं की सुविधाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-233-444-8 जारी किया है और ऐसे में छत्तीसगढ़ विभाग के राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां टोल फ्री नंबर के जरिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। योजना से जुड़ी तमाम जानकारी या फिर किसी भी परेशानी के लिए इस नंबर पर कॉल किया जा सकता है। वहीं अगर ऑनलाइन पोर्टल की बात करें तो महतारीवंदन.cgstate.gov.in और मोबाइल ऐप भी इसके लिए बनाया गया है। इन प्लेटफॉर्म के अलावा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय और नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर भी शिविर लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं और ऐसे में हितग्राहियों के लिए महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन पत्र की स्थिति की जानकारी की सुविधा भी दी जा रही है, जहां महिलाएं अपना रजिस्टर्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज कर आवेदन पर की गई कार्यवाही जान सकती हैं।
छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा साहू समाज की आबादी है। इनकी संख्या तकरीबन 30 लाख से ज्यादा है। भूपेश के कार्यकाल में बनाई गई क्वांटिफिएबल डेटा आयोग की रिपोर्ट वायरल हो रही है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी साहू समाज के लोगों की है। इनकी संख्या 30,05,661 है। इसका खुलासा भूपेश कार्यकाल में बनवाई गई क्वांटिफिएबल डेटा आयोग के लीक से सामने आ रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके मुताबिक 1,25,07,169 हेड अकाउंट में सबसे ज्यादा बड़ा ओबीसी वर्ग का है। यहाँ 95 जातियों के सदस्य ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों के ताल्लुक रखते हैं। प्रदेश में दूसरी बड़ी जाति यादवों की है। इनकी संख्या 22,67,000 है, जबकि तीसरे नंबर पर निषाद समाज के लोग हैं। इनका हेड काउंट 11,91,818 है। चौथे नंबर पर कुशवाहा समाज के सदस्य हैं और इसकी संख्या 8,98,000 है। पांचवें नंबर पर कुर्मी जाति, जिनकी संख्या प्रदेश में 8,37,000 है। वहीं अगर बात करें इसके बाद जो है मरार पटेल, इसके बाद पनिका, छाती कलार, जायसवाल या फिर मुस्लिम धर्मावलंबी वर्ग समूह भी हैं, जिनकी संख्या 3,81,000 है। कोष्ठा देवांगन है, जिनकी संख्या 3,20,000। जात साथी धोबी और रजक है, जिनकी संख्या 3,16,000 के करीब है। वहीं अगर प्रतिशत की बात करें तो 24% जो है साहू और तेली समाज जो है छत्तीसगढ़ में है। ये क्वांटिफिएबल डेटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर है। छत्तीसगढ़ की चौथी आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से रवाना हो गई, जहां बिलासपुर संभाग के 1,344 श्रद्धालु अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे। IRCTC नाश्ता और भोजन की व्यवस्था कर रही है। दुर्ग और रायपुर के बाद अब बिलासपुर संभाग के श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए 18 फरवरी को अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। रविवार को आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे अयोध्या के लिए रवाना हुई और इस ट्रेन की सभी सीटें बुकड है। बिलासपुर से 1,241 और पेंड्रा रोड से 103 श्रद्धालुओं को टिकट देने की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है। यात्रियों को विदा करने भाजपा और विश्व हिंदू परिषद, साथ ही बजरंग दल, RSS के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्लेटफॉर्म से लेकर हर बोगियों तक GRP और CRPF के जवान तैनात हैं। श्रद्धालुओं के ID की भी बाकायदा जांच की गई, जहां टिकट देने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन और IRCTC के अधिकारी पूरे समय तैनात रहे। अग्निवीर थल सेना भर्ती 2024 को लेकर खबर है। धमतरी के युवा 23 मार्च तक अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें भारतीय सैन्य बल में अग्निवीर थल सेना के भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 मार्च तक आमंत्रित है। अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, टेक्निकल जो है क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन के साथ अग्निवीर सामान्य ड्यूटी महिला के पदों पर भी भर्ती की जाएगी। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 8वीं से 12वीं तक रखी गई है। आयु 30 अक्टूबर 2024 को 17 वर्ष 6 माह 21 वर्ष तक होनी चाहिए। वहीं अगर आवेदक भारतीय सेना के वेबसाइट joinindianarmy.nic.in में भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अग्निवीर थल सेना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान बढ़ने लगा है। 5 जिलों में 33 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। 34.9 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म बीजापुर रहा। छत्तीसगढ़ में बीते दिन मौसम साफ रहा, जहां अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो थोड़ा जो है बादल सुबह की ओर छाया रहा, लेकिन बाद में भी धूप निकल आया। वहीं शनिवार अगर शहर में दिन और रात के तापमान की बात करें तो ये सामान्य से ऊपर रहा। इस वजह से हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। प्रदेश के 5 जिलों का अधिकतम तापमान 33 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं बीजापुर, दंतेवाड़ा, रायपुर, बस्तर और राजनांदगांव में दिन के समय में अब गर्मी महसूस की जा रही है। देश में सबसे ज्यादा तापमान बीजापुर में 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रायपुर में दिन और रात का तापमान बढ़ा है, जबकि अंबिकापुर में रात का पारा गिरा है। बिलासपुर में दिन का तापमान औसत से इस वक्त अधिक चल रहा है। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान यहां मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश के 211 स्कूल्स अपडेट होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना शुभारंभ आज हो रहा है। के मुख्य आतिथ्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। वहीं अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन आज के शाम 5:30 बजे रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में स्थित पंडित दीनदयाल और
ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी सम्मिलित होंगे। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों को PM-श्री योजना में अपग्रेड करने की योजना है और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को पहले चरण के लिए चुना गया है। इनमें एलिमेंट्री स्तर पर 193 और सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूल को शामिल किया गया है। नक्सलियों के हेडक्वार्टर पुवर्ती में पहली बार तिरंगा लहराया गया। बस्तर के सबसे संवेदनशील इलाके में पुलिस कैंप खोला गया है और ये नक्सल कमांडर हिड़मा का गांव कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाना कहे जाने वाले पुवर्ती गांव में जवान दाखिल हो गए हैं। ये गांव नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य और बटालियन नंबर 1 के पूर्व चीफ माड़वी हिड़मा का है। CRPF, DRG और STF साथ ही कोबरा बटालियन की संयुक्त कैंप स्थापित की गई है। नक्सलियों के हेडक्वार्टर के रूप में पहचान रखने वाले पुवर्ती में पहली बार तिरंगा फहराया गया है। अफसरों ने हिड़मा की मां से भी मुलाकात की और उन्हें बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का आश्वासन दिया। कैंप स्थापित होने के बाद गांव के सारे पुरुष जंगल में भाग गए। छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटलों को 279 डॉक्टर्स मिल चुके हैं। 33 PG, 246 MBBS और चिकित्सकों का नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है। बस्तर और सरगुजा संभाग को सबसे ज्यादा डॉक्टर्स मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय ने 33 विशेषज्ञ चिकित्सकों और 246 MBBS चिकित्सकों की संयुक्त नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा जारी आदेश पे MD, MS और MBBS वर्ग में वर्ष 2023 के विश्वविद्यालयीन परीक्षा में शामिल होने वाले डॉक्टरों को उनके अनुबंध के मुताबिक 2 साल के लिए अस्पतालों में पदस्थ किया गया है। वहीं अगर इन पदस्थापना की बात करें तो ये पदस्थापना सरगुजा और बस्तर संभाग को सबसे अधिक मिला है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कुछ ही दिनों में प्रदेश में 250 से ज्यादा चिकित्सकों की नियुक्तियां और होंगी। PCC चीफ ने एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर रवाना होना शुरू कर दिया है। दीपक बैज जिलेवार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा की तैयारियों को लेकर चर्चा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर शुरू हो चुके हैं। रात को बलौदाबाजार और महासमुंद के दौरे पर पहुंचे, जहां वो क्षेत्र के सीनियर नेताओं जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करने पहुंचे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। दीपक बैज ने अब तक 15 से अधिक जिलों का दौरा कर चुके हैं। न्याय यात्रा होने की वजह से लगभग 15 दिन बाद एक बार फिर से प्रदेश के दौरे की शुरुआत इन्होंने की है। और अब खबर रायपुर से आ रही है, जहां शहर के लाखेनगर चौक पर स्थित हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग मिट्टी से यहां पर बनाया जा रहा है। 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण अभी तक हो चुका है। इसके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगातार पहुंच रही है और इसके दर्शन के लिए लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है, जिसको देख करके लोग भी अपने पार्थिव शिवलिंग को यहाँ पर चढ़ाने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद। कांग्रेस ने कहा कि स्कूली बच्चे भी सुरक्षित नहीं। यूपी की तरह जंगल राज की ओर छत्तीसगढ़ भी बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी पर जो है हमला बोला है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का आरोप है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही अपराधियों के हौसले बुलंद है। हालात ये है कि अब स्कूली बच्चे भी खतरे से बाहर नजर नहीं आते। सूरजपुर में स्कूल से घर लौट रही छात्रा का दिन दहाड़े कार सवारों ने किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन घटना को अंजाम नहीं दे पाए। परिजनों को जब यह जानकारी मिली तो सभी ने पुलिस में इसकी शिकायत की। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रतापपुर से गायब ऋषु कश्यप को अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र के बाद परिजन अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। पूरा प्रदेश यूपी की तरह जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। अपराध, बलात्कार, लूटपाट और चाकूबाजी साथ ही डकैती जैसी चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और गोली चलना भी अब आम बात हो गया है। सरगुजा में 222 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। आधे ब्लॉक में स्थितियां गंभीर है। केंद्र सरकार को टीबी मुक्त पंचायतों की सूची भेजी गई है। सरगुजा जिले के 439 ग्राम पंचायतों में से 222 पंचायतों को निर्धारित मापदंड में आने के कारण टीबी मुक्त घोषित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग सरगुजा ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत इसकी सूची केंद्र सरकार को भेजी है। वर्तमान में लगभग आधे पंचायतों में टीबी की स्थिति चिंताजनक है। दरअसल टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों में
में हर 1000 की आबादी में 30 लोगों की रैंडम जांच की गई। इनमें से एक या इससे कम टीबी संक्रमित मिलने पर ही इन्हें टीबी मुक्त पंचायत के दायरे में रखा गया है। जिले में से 2 साल में 3400 से अधिक टीबी मरीज मिल चुके हैं। वहीं पिछले 1 साल में इलाज करके 85% या इससे अधिक लोगों को टीबी मुक्त करना और दवा के प्रति संवेदनशीलता की जांच 70%। वहीं पोषण योजना के अंतर्गत प्रोटीन युक्त आहार वितरण भी प्रमुख रूप से शामिल था। इन सभी मापदंडों पर ये पंचायतें खरी उतरी हैं।